नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव में आरक्षण की रिपोर्ट को शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। रिपोर्ट के अनुसार ग्राम प्रधान के 7,817 पदों में से एसटी के लिए 226, एससी के 1467, ओबीसी के लिए 1250 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा 50% से अधिक पद महिलाओं के लिए रिजर्व किए गए हैं। 12 जिलों में 89 ब्लॉक पंचायतों का चुनाव होना है, जिसमें एसटी के लिए 3, एससी के लिए 18, ओबीसी के लिए 15 पद आरक्षित किए गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर एसटी के लिए 0 पद, एससी के लिए 2 सीट, ओबीसी के लिए 2 सेट और 9 सीटों को अनारक्षित किया गया है। जिला पंचायत पदों में भी 50% से अधिक सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। कुल 7,817 पदों में एसटी के लिए 226 पद आरक्षित किए गए हैं। एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 1467 पद आरक्षित किए गए हैं और ओबीसी के लिए 1250 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा शेष पद अनरिजर्व हैं। महिलाओं के लिए 50% से अन्यून पद आरक्षित किए गए हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर संशय गहरा गया है। हाईकोर्ट में पंचायत एक्ट में आरक्षण संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है, तो उधर ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत सदस्य पदों पर लागू किए गए आरक्षण रोस्टर को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। सरकार की मंशा पे जो एक सवाल खड़ा होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार क्या अपनी तरीके से इस आरक्षण को नियमित करती है, इस आरक्षण को निश्चित करती है? जो संभावित कैंडिडेट हैं वो सामान्य जाति से जीतने वाला है, तो क्या किया जाता है, रातों रात उस सीट को जो है महिला कर दिया जाता है या अनुसूचित जाति कर जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं। ये वो प्रत्याशी हैं जो अपनी अपनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे थे, लेकिन आरक्षण तय होते ही सीटों का स्टेटस बदल गया और कई नेताओं के अरमान धरे के धरे रह गए। सबसे ज्यादा शिकायतें पौड़ी जिले से है। यहाँ 5 ब्लॉकों के प्रमुख पदों का और जिला पंचायत की 12 सीटों का स्टेटस बदल गया है। आरोप है कि आरक्षण रोस्टर जीरो करते वक्त नियमों का सही से पालन नहीं हुआ और यही आरक्षण मानक अब हाईकोर्ट में चुनौती के घेरे में है। कम से कम 50% स्थानों पर आरक्षण को बदल दिया है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि सरकार को इस आरक्षण को तय करने का आधार जो पहले सरकार ने बताया कि चक्रानुक्रम को शून्य करके नया चक्रानुक्रम शुरू किया गया है, क्या सरकार ने इस बात को इस जो कहा गया नियम, इस नियम का पालन किया? बीजेपी का दावा है कि आरक्षण रोस्टर में कोई गड़बड़ी नहीं है और कांग्रेस चाहे तो कोर्ट जा सकती है। दरअसल पंचायत चुनाव में पहली बार ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की गई। बीजेपी का कहना है कि इसी वजह से रोस्टर को जीरो कर पहले चक्र से शुरू किया गया और यही वजह है सीटों के स्टेटस बदलने की भी। जिला प्रशासन ने उन विषयों को 11 जून का जो शासनादेश है उसमें जो आवश्यक प्रतिशत के हिसाब से, आवश्यक फार्मूले के हिसाब से क्षेत्र पंचायतों के, जिला पंचायतों के आरक्षण को आधार बनाया गया, मुझे लगता है कि उसे ही 100% लागू किया गया है। और कांग्रेस को अगर इस पे भी कहीं पर गलत लगता है तो उनको शासन पे या आगे जाने के उनके रास्ते खुले हैं। फिलहाल 19 जून को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन देर शाम तक पंचायती राज निदेशालय से आरक्षण प्रस्ताव आयोग को नहीं मिला था। अब 20 जून का इंतजार है। 20 जून को ही हाईकोर्ट में भी पंचायत चुनाव पर सुनवाई होनी है। यानी अब पंचायत चुनाव की तस्वीर हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही साफ होगी कि चुनाव जुलाई में होंगे या कि आगे टलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पौड़ी के रिखड़ीखाल ब्लॉक में लाइन पर काम करते वक्त बुधवार को संविदा लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई थी। मामले को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया है। क्षेत्रीय विधायक दिलीप रावत ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से संबंधित एरिया के जूनियर इंजीनियर शुभम कुमार, एसडीओ चंद्रमोहन और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विनीत सक्सेना को सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा
सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि फील्ड स्टाफ को सेफ्टी बेल्ट, ग्लव्स, हेलमेट और इंसुलेटेड टूल्स देना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए यूपीसीएल के सीनियर अफसरों का भी जवाब तलब किया है। देहरादून में सीएम धामी ने शासकीय आवास पर समीक्षा बैठक ली, जिसमें मध्य क्षेत्रीय परिषद में रखे जाने वाले प्रस्तावों की समीक्षा की गई। इसी महीने 24 तारीख को वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज और प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु वाराणसी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच गई हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत किया। आज रात मुर्मू राष्ट्रपति निकेतन में रात्रि विश्राम करेंगी और राष्ट्रपति मुर्मू 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करेंगी। पुलिस लाइन में योग का कार्यक्रम होगा। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है और इस बार एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की गई है। वहीं शुक्रवार को राष्ट्रपति निकेतन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करेंगी। इक्कीस जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिससे पहले आज देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर एक योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया और परिवार के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। साथ ही सीएम ने कहा कि योग और ऋषि मुनियों की भूमि है और उत्तराखंड को योग और वेलनेस की राजधानी बनाने के लिए सरकार नई योग नीति लाई है। इससे योग से रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। हम निरंतर इस दिशा में काम कर रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड सनातन संस्कृति की वैश्विक राजधानी बने और ये भूमि योग की भूमि है, आयुष की भूमि है और हमारी ऋषि मुनियों की भूमि है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए आप सभी अपना अपना योगदान सुनिश्चित करें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयास जल्दी ही सफलता में परिवर्तित होंगे। ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। यहाँ योग की विधाओं को अलग अलग रूप से सिखाया जाता है, जिसे सीखने बड़ी संख्या में योगा प्रेमी ऋषिकेश पहुंचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाला ऋषिकेश पूरे विश्व में योग का ऐसा ट्रेडमार्क बन गया है जहां लोग दुनिया भर से योग सीखने पहुंचते हैं। अब जो विदेशों में जैसे चाइना में और सिंगापुर में या किसी भी देश में जब योगा के लिए किसी इंस्ट्रक्टर को लेते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि कहाँ से किया है और उसमें सबसे ऊपर आते हैं ऋषिकेश के लोग। और ऐसे लोग हैं जो योगा में एक्सपर्ट होते हैं, सब कुछ होता है, वो केवल उस सर्टिफिकेट के लिए डिग्री के लिए ऋषिकेश आते हैं। भारतीय योग, आयुर्वेद और पंचकर्म बदलते परिवेश में सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ऐसे में ऋषिकेश में देशी विदेशी पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा प्रभावित करने के लिए उत्तराखंड सरकार भी हेल्थ टूरिज्म विकसित करने में जुटी है, जिसका केंद्र ऋषिकेश बन रहा है। I like Rishikesh so much. I have found the best yoga class here. I try to make yoga in my country, in Russia, and when I lived in West Bengal, I tried to make yoga too. But the best teacher of yoga located here in Rishikesh. योग नगरी ऋषिकेश विश्व भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है।
यहाँ के आश्रम में योग एक ऐसी धरोहर है जिसके दीवाने पूरे विश्व में फैले हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। चमोली में आईटीबीपी के जवानों ने योग अभ्यास किया। हाई एल्टीट्यूड में अपने आप को फिट रखने के लिए आईटीबीपी योग को अपना हथियार बना चुकी है। वहीं इंटरनेशनल योगा डे पर आईटीबीपी के जवान तैयारी कर रहे हैं और जवानों ने योगाभ्यास किया। सीमावर्ती इलाकों में भी लगातार आईटीबीपी के जवान इन दिनों योग कर रहे हैं। उत्तराखंड में 16 जुलाई से वन विभाग हरेला महोत्सव की तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन इससे पहले एक ऐसा गड़बड़झाला सामने आ गया जिससे वन विभाग में प्लांटेशन के नाम पर हर साल खर्च होने वाले लाखों रुपयों का सच सामने ला दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। ये है वन विभाग का 1 हेक्टेयर क्षेत्र में कालसी में उगाया गया जंगल, जो प्लांटेशन में जापानी मियावाकी तकनीकी द्वारा तैयार किया गया है। इस जंगल में विभिन्न प्रजातियों के करीब 10,000 पौधे लगाए गए थे, जिनकी कुल लागत थी 14 लाख रुपए। लेकिन इस बीच देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन ने इतने ही एरिया में इसी टेक्निक से प्लांटेशन का जो प्रस्ताव भेजा, उसकी लागत 52 लाख रुपए बता दी, जिस पर वन संरक्षक हल्द्वानी में कार्यरत CCF संजीव चतुर्वेदी ने सवाल उठा दिए और फॉरेस्ट चीफ को पत्र भेजकर जांच कराने की मांग की। देखिए, इसमें जो हमें पता चला इस बारे में, तो हमने इसमें जांच करवाई है और जांच चल रही है। जांच के रिजल्ट्स आने के बाद इस पर जो भी अपेक्षित कार्रवाई है वो की जाएगी। इसमें DFO देहरादून के क्षेत्र में संभवतः कार्य हो गया है, पार्टली सॉइल वर्क वगैरह, और मसूरी डिवीजन में तो काम प्रारंभ ही नहीं हुआ। प्लांटेशन की मियावाकी तकनीकी में 2 से 3 फीट तक जमीन को खोदकर मिट्टी का विशेष ट्रीटमेंट किया जाता है और इसके बाद इस मिट्टी में पौधों को एक दूसरे के पास लगाया जाता है, जिससे कमजोर पौधों के मरने के बाद भी चंद सालों में ही घना जंगल तैयार हो जाता है। इसमें पौधों का सर्वाइवल रेट भी अच्छा पाया गया है। चक्राता वन प्रभाग की कालसी रेंज में इस मेथड से विभाग ने सफलतापूर्वक घना जंगल तैयार किया है। इसमें विभिन्न 60 अलग अलग प्रजातियां यहाँ पर रोपित की गई हैं, जिनकी कुल संख्या 10,000 के आसपास थी और इसका अभी जो लागत है वो 13 से 14 लाख के बीच की है और जो सर्वाइवल परसेंट इसका अभी तक रिकॉर्ड किया गया है वो 90% के अराउंड है। वन विभाग का प्लांटेशन और प्लांटेशन के नाम पर लाखों रुपए का खर्च हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। ये पहली बार है जब प्लांटेशन का प्रस्ताव सवालों के घेरे में है। यदि इसे आधार बनाकर अन्य डिवीजन में भी जांच की जाए तो गड़बड़ झाले का बड़ा खुलासा हो सकता है। कुलदीप चौहान के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहाँ पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।